नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हमारी सामाजिक विज्ञान की हिस्ट्री की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, उसका लेक्चर नंबर ये 6 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था कि किस तरीके से सभी ने अवज्ञा की और गांधी जी द्वारा जो मूवमेंट चलाने के बाद अपना जो आंदोलन की जो रूपरेखा थी उन्होंने चेंज कर ली थी और कुछ उन्होंने नया रास्ता ढूंढने की कोशिश अपना आंदोलन मूवमेंट चलाने के लिए वो की थी, क्योंकि उन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो पूरी तरह से भारतीयों के सहयोग के द्वारा सफल नहीं हो पाया था। तो कुछ रूपरेखा उन्होंने चेंज की थी और इसी के द्वारा दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये घोषणा की गई थी जो 26 जनवरी 1930 को लाहौर के अंदर, वो नदी कौन सी थी? आपको किस नदी के तट के किनारे ये जो 26 जनवरी 1930 को घोषणा की गई थी, तो कमेंट करके आपने बताना है किस नदी के किनारे वो घोषणा की गई थी। तो आज हमारा आगे का टॉपिक है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पहले सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि जो कानून या नियम जो निर्धारित किया गया है उसका पालन नहीं करना या उसको तोड़ देना। सविनय अवज्ञा का मतलब जो एक चला हुआ जो मूवमेंट या जो कानून बनाया गया है उसको तोड़ देना, उसको कानून का पालन नहीं करना। और इसी के संदर्भ में हमारे गांधी जी ने नमक यात्रा की थी और उन्हीं के द्वारा बनाया गया जो कानून था अंग्रेजों के द्वारा नमक ना बनाने का, उसको तोड़ने का फैसला किया था और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने की रूपरेखा वो निर्धारित की थी। तो उसी के संदर्भ में ये आगे वाला जो पॉइंट है वो दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो है जो देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। यानी कि जो नमक बनाने की प्रक्रिया थी और उसको यूज़ करने की प्रक्रिया थी, वो बनाने की प्रक्रिया के तहत एक अंग्रेज़ों के तहत इसको निर्धारित और इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता था। आम इसको लोग नहीं बना सकते थे और बनाने के बाद इसको यूज़ करने के प्रयोग के लिए हर घर में इसको प्रयोग है वो किया जाता था। तो इसी नमक एक कानून जो बनाने की जो प्रतीक था, इसी प्रक्रिया के तहत गांधी जी ने सोचा था क्यों ना इसी प्रक्रिया के तहत जो नमक यात्रा है उसको शुरू की जाए और एक मूवमेंट के द्वारा एक ऐसा कानून जिसको तोड़ने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू की जाए और उसके बाद इस नमक के द्वारा जब यूज़ करने वाले जो सभी घरों में यूज़ किया जाता है, तो इसी कानून को तोड़ने के बाद लोगों को एकजुट किया जाए अभियान के साथ, इस मूवमेंट की प्रक्रिया के साथ, एक स्वतंत्रता आंदोलन के साथ हर घर हर मेंबर को, हर गांव से, हर शहर से, हर राज्य से लोगों को जोड़ा जाए। तो एक प्रतीक के रूप में उन्होंने इस चीज़ को लिया था। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख है वो किया था। तो उनकी काफ़ी सारी मांग थी कि किस तरीके से मूवमेंट को चलाने से पहले वो अपनी अंग्रेज़ों के साथ, भारत और अंग्रेज़ों के साथ एक प्रक्रिया के तहत वो जो मांग है वो रखना चाहते थे। तो इस मांग में सबसे जो मुख्य उनकी मांग थी वो नमक कानून से संबंधित थी, इस कानून को तोड़ने की थी। इनमें से सामान्य मांगे थी जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। इनकी काफ़ी उन्होंने जो 11 मांगे की थी उनमें से अलग अलग थी, लेकिन कुछ जो किसानों से जुड़ी हुई थी और कुछ उद्योगपतियों से संबंधित है वो मानी गई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उसके अभियान में शामिल हो सकें। अब जो मांगे मानी गई थी, जो उन्होंने मांगी थी लॉर्ड इरविन के साथ,
तो उसका मकसद यही था कि समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ना, उनको इकट्ठा करना, इस मूवमेंट के प्रक्रिया के तहत उनको आंदोलन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना और एक ऐसा आंदोलन चलाना जो इस प्रक्रिया के तहत भारत को स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में सभी समाज के लोगों को एक साथ जोड़कर उनको इकट्ठा है वो कर सके और आंदोलन की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक को खत्म करने के बारे में थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मांगी गई थी वो नमक कानून को खत्म करने की थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताया था। अब जब नमक को प्रयोग करने के लिए छोटा बड़ा भोजन में सभी इस्तेमाल करते हैं, हम भी हमारे घर में सभी इस्तेमाल करते हैं, एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है नमक को, और उस पर लगाया गया जो कर होता था, इसको जो भी इस पर बनाने की जो प्रक्रिया थी उसके तहत ये आम इंसान या आम किसान इसको प्रोडक्शन है वो नहीं कर पाते थे, और इस पर लगाया गया जो कर था उसकी सरकारी तौर पे इस पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको भी ये ख़त्म करना चाहते थे किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि जब अमीर गरीब सभी इसी खाद्यान्न उत्पादन का जो उपयोग करते हैं और सबसे बेसिक चीज़ हैं, और इस पे जो प्रक्रिया के तहत उनका जो उसके प्रोडक्शन के ऊपर जो कर लगाया जाता था और उसी कर के तहत वो रेवेन्यू इकट्ठा करते, तो इसी सरकारी जारीदारी को वो ख़त्म करना चाहते, इस टैक्स की प्रक्रिया को ख़त्म करना चाहते थे। और बड़ा इन्होंने इस प्रक्रिया को जो इस पर टैक्स लगाया गया था इसे बड़ा दमनकारी पहलू माना गया था। भारतीय शासन प्रक्रिया के तहत ये बड़ा दमनकारी पहलू माना गया था। किसी भी तरीके से वो एक बेसिक चीज़ पे जो इतना बड़ा जो इजारेदारी जो प्रक्रिया थी वो बनाई गई थी, तो उसको ख़त्म करके इसको एक दमनकारी शासन का प्रतीक के रूप में इसको तोड़ना चाहते थे। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उन्होंने मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस सविनय का आंदोलन छेड़ देगी। अब ये जो आंदोलन शुरू करने से पहले लॉर्ड इरविन के साथ उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया था कि आप देख लीजिए, हमारे किसानों, उद्योगपतियों और एक सबसे महत्वपूर्ण उनकी मांग थी कि नमक कानून को बनाने की प्रक्रिया को समाप्त करना। अगर आप मान लेते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं मान लेते तो ये जो बनाने की जो प्रक्रिया कानून और मेरा जो मूवमेंट है वो कांग्रेस के साथ आगे चलाया जाएगा और आपके लिए ये भारी पड़ सकता है। तो एक तरह से वो चेतावनी दी गई थी और लॉर्ड इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियर के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। तो लॉर्ड इरविन जो उस समय वायसराय थे वो इस बात को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे किसी भी तरीके से कि भारतीयों की दी गई विश्वस्त जो ये चेतावनी थी उसको माने और सरकार सामने उनके झुक जाए गांधी जी के। तो फलस्वरूप क्या हुआ कि 11 मार्च को गांधी जी ने अपने 78 जो वॉलेंटियर थे उनके साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी ने टोली से 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। तो साबरमती आश्रम से लेकर ये दांडी तक जो यात्रा पूरी करनी थी, मतलब ये लगभग 240 किलोमीटर के आसपास उसकी दो डिस्टेंस थी और इसी डिस्टेंस को वो लगभग 10 मील रोज सफर करके 24 दिन में तय वो करना चाहते थे। और उनका मकसद यही था कि इस मूवमेंट के द्वारा वो जब गुजरात के अंदर सभी लोगों के उस रास्ते के अंदर सभी लोगों से मिलेंगे तो उन्हें एकजुट करते चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट के द्वारा उनको लोगों को जोड़ना, उनको अग्रेसिव करना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ उनको मिलाना और अपना एक मूवमेंट था एक चरम सीमा पर ले जाना सभी लोगों के लिए। तो जब तक इस मूवमेंट के द्वारा ऐसे आंदोलन में जब तक उन्होंने देखा था कि जब तक लोग सभी का साथ नहीं होगा तो तब तक वो अच्छी तरीके से इस बात को विश्वस्त नहीं कर पाते थे कि सफल हो पा सकता था उनका जो बनाया गया जो ये आंदोलन था। तो बड़ा मील का एक कह सकते हैं कि एक बड़ा अच्छा इसको मील का पत्थर साबित करना चाहते थे अपनी इस यात्रा के द्वारा, इस तोड़े जाने वाले यात्रा के द्वारा इस नमक कानून को।
गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उनसे सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि जो लोग अंग्रेजों का शांतिपूर्ण अवज्ञा करेंगे, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने, 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र की पानी उबालकर नमक बनाकर शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। अब सबसे जरूरी था कि लोगों को अपने साथ, गांधी जी द्वारा लोगों को अपने साथ जोड़ना, इस मूवमेंट को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट में शामिल करके अंग्रेजों के प्रति खिलाफ खड़े होना। तो बड़ा ही ये शांतिपूर्ण तरीके से इस बात को वो सफलतापूर्वक करना चाहते थे कि जिस तरीके से पहले बनाया गया आंदोलन था वो किस तरीके से असफल हो गया था और इनका अलग अलग मायने है वो लिया गया था। तो सबसे ज़रूरी यह था कि गांधी जी जहाँ भी रुकते थे लोगों से आह्वान करते थे कि आपको स्वराज का अर्थ क्या है, किस लिए ये हम जो आंदोलन है वो चला रहे हैं, और इस आंदोलन चलाने के बाद आप किस प्रक्रिया के तहत है आप हमारा ये जो भारत देश है वो आज़ाद हो पाएगा, इसका अर्थ क्या रहेगा। क्योंकि सबसे पहले जैसे लास्ट में देखा था हमने चैप्टर के अंदर, बागानों के अंदर, मिल मालिकों के अंदर, मजदूरों के अंदर और मूवमेंट से संबंधित जितने भी जुड़े हुए आंदोलनकारी थे तो उनके अलग अलग अर्थ लिए जा रहे थे। वो अपने लिए अपनी प्रक्रिया, एक ये संपूर्ण प्रक्रिया देश के लिए नहीं अपनाई जा रही थी, वो किसी न किसी एक अपने निजी हित के लिए जुड़े हुए थे। तो उनको ये बात घर करनी थी कि ये जो स्वराज है अपना खुद का स्वराज है, अपना खुद का देश होगा, अपना ऐसा कानून होगा, ऐसा हम सरकार बनाएंगे जो हमारे लोगों के लिए इसमें जो कारगर साबित हो पाएगी, अपने लिए कानून बनाएगी, अपना संविधान होगा, अपना एक देश होगा, एक आज़ाद देश होगा। और जब आज़ाद देश होगा तो आप अपने घर में, खेतों में, खलिहानों में उद्योगपति है तो सभी तरह से आप इसका जो स्वतंत्र है वो हो पाओगे। तो बड़ा ज़रूरी हो गया था उनके लिए, लोगों के लिए ये बात है बताना। तो इसी तरीके से उनको ये बताया गया था कि 6 अप्रैल को आप दांडी पहुंचकर मेरे साथ इकट्ठा हुए और इस नमक बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसके साथ आप जुड़े। और जुड़ने का मकसद यही था कि इस कानून के तहत हम जो ब्रिटिश सरकार की जो नीति है उसका उल्लंघन करेंगे, उसकी सविनय अवज्ञा का जो पालन है वो करेंगे। क्योंकि जो बनाया गया कानून था उसको हमने तोड़ना था, ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना और उसके किसी भी आंदोलन का उसका पालन नहीं करना, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह से अलग था, इस बारे में लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा था। अब जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था किसी न किसी तरीके से बनाए गए जो कानून, उनका जो पहले कानून था, जो प्रक्रिया थी उसमें बहिष्कार किया गया था, उसमें कपड़ों का और किसी भी तरीके से सहकारी जो नियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे, उसका बहिष्कार कर दिया गया था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था, ये बनाया गया जो कानून था, ये जो उनकी अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी उसको तोड़ना था, उसका पालन नहीं करना था, पहले से बनाए गए कानून को तोड़ना था। तो पहले असहयोग आंदोलन के तो अंदर हम उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, अंग्रेजों को किसी भी मकसद से उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, अपने तरीके से उसको बहिष्कार कर रहे थे, उसके सम्मानों का, उनके बनाए गए चीज़ों का, उसके कानून का। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से बनाए गए जितने भी कानून हैं, ब्रिटिश सरकार के कितने भी बनाए गए कानून थे भारतीयों के द्वारा, उसका बहिष्कार नहीं करना, उसको तोड़ना था, उनके सामने उन चीज़ों का ख़त्म कर देना था। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में उनको पार्टिसिपेट करवाना था कि हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन कानून को तोड़िए, इनके बनाए गए कानून का आह्वान आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से ये मूवमेंट थी वो धीरे धीरे आगे वो बढ़ती चली जा रही थी। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन है वो किए गए। अब ये 11 अप्रैल को जब दांडी के अंदर पहुंचे, गांधी जी ने नमक बनाया वहाँ पर, तो सभी लोगों के द्वारा इस बनाए गए कानून का बहिष्कार किया गया, इस कानून को तोड़ा गया। और जितने भी सरकारी कारखाने थे जहाँ इजारेदारी की प्रथा इसको अपनाया जाता था, उनके सामने प्रदर्शन है वो किया गया था कि आप देखिए, आपके सामने हम इस कानून को तोड़ रहे हैं। तो यानी कि ये कहने का मकसद ये था कि अंग्रेजों के द्वारा जितनी ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार थी उसको अग्रेसिव करना था, किसी न किसी तरीके से उसको अग्रेसिव है वो करना था। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, किसानों से लगान और
चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे, बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे, वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। अब इसी के तहत क्या किया जाना, जितने भी विदेशी कपड़ों के जो प्रोडक्शन होता था, इसका एक्सपोर्ट होते थे, सॉरी इंपोर्ट होते थे, उनका बहिष्कार किया जाना था, बहिष्कार किया जाने लगा। और शराब की दुकानों की पिकेटिंग, पिकेटिंग होती है एक तरह से जो भी यूनियन बनाई गई होती है, जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ और इनकी यूनियन बनाने वाले होते हैं, उसको उस पर प्रेशर डालना और किसी भी तरीके से उस काम धंधे को ख़त्म करना, ठीक है। और किसानों से लगान और चौकीदारी कर चुकाने की इनकार कर दिया, जो भी लगान वगैरह जो चुकाई जा रही थी चौकीदारों के द्वारा, उसको इनकार कर दिया। जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह थे वो अपने रेजिग्नेशन है, रिज़ाइन है, वो देने लगे। और जितने भी कुछ वन कानून बनाए गए थे, जो रिजर्व किए गए थे, जो स्थान जहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, एंटर करने के लिए कुछ खास उनको रियायतें दी गई थी, तो उसको उस कानून का उल्लंघन किया जाने लगा। और ख़ास करके जो लकड़ी बीनने और चराने और काटने के लिए, जो मवेशियों को चलाने के लिए जो रिजर्व किए गए थे वन है जो, तो उन जगह पर घुसने लगे। यानी कि मतलब ये था कि हर तरीके से धीरे धीरे उन आंदोलन के माध्यम से उनका बहिष्कार कर देना, उनका उल्लंघन कर देना, जानबूझ के कानून को तोड़ना, जहाँ हो सकता था जितने भी बनाए हुए कानून थे उनको तोड़ देना किसी भी तरीके से हो, ठीक है। तो ये सारा काम है वो हो रहा था। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने लगी, बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव होने लगे। अब ये जब मूवमेंट होने लगे धीरे धीरे, कांग्रेस के जो नेता थे वो लोगों को अग्रेसिव कर रहे थे, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो औपनिवेशिक सरकार के थे जितने भी नेता थे वो कांग्रेस के, वो सरकार उनको ब्रिटिश सरकार उनको गिरफ्तार करने लगी और काफ़ी सारे स्थानों के लोगों के बीच में हिंसक टकराव भी हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्थित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियां और पुलिस को गोलियों पर सामना करते सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग अब मारे गए। ये बड़े मुस्लिम नेता थे जो अब्दुल गफ्फार खान। तो अप्रैल 1930 को उनके लीडर को, जो अब्दुल गफ्फार खान थे, ये गांधी जी के बड़े काफ़ी नज़दीक थे, उसको जो ब्रिटिश सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तार किया गया तो उनके जो भी बीच में ब्रिटिश पुलिस और भारतीयों के बीच में काफ़ी सारी झड़प भी हुई थी, और इसी के संदर्भ में उनके बीच में गोलियां भी उतार दी थी उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने, उन आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए। और इसी के संदर्भ में काफ़ी सारे लोग थे वो मारे गए थे। इस महीने भर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। धीरे धीरे क्या हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और जो भी उनकी गिरफ्तार करने के बाद, जो भी गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने काफ़ी सारे नगर पालिका भवन थे, आंदोलन थे, रेलवे स्टेशन थे, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, इस अब्दुल गफ्फार खान और गांधी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने हमले शुरू कर दिए। ब्रिटिश सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया, शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले शुरू कर दिए, औरतों और बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। इसी के संदर्भ में जब लोग आपस में जुड़े जा रहे थे, ये आप देख सकती हो कि एक राइट साइड में ये पिक्चर बनी हुई है, आप इसके ऊपर मूवमेंट के माध्यम से उसके गिरफ्तार करने के बाद लोग निर्भयता से उनको पीट रहे हैं। तो जब ये मूवमेंट हो रहा था तो सरकार ने बूढ़े बच्चे जितने भी आंदोलनकारी थे उनको लगभग पीटना, उनको जितने भी शांतिपूर्ण जो अपना सत्याग्रही थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको पीटना, मारना, पीटना, गिरफ्तार करना उनको शुरू कर दिया। लगभग ये अप्रैल के लास्ट तक आते आते 1 लाख के करीब है जो लोग थे वो गिरफ्तार है वो हो गए थे। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने एक इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अब इसी के संदर्भ में जब ये गांधी जी के द्वारा जब ये लोग और अग्रेसिव हो रहे थे और उनके बीच में संदर्भ में जब हमले शुरू किए जा रहे थे ब्रिटिश के द्वारा भारतीयों के ऊपर, तो गांधी जी ने, और इनको लगा ये जो आंदोलन वो
हिंसात्मक होता जा रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे इनको उस आंदोलन को वापस ले लिया। तो 5 अप्रैल 1931 को उनके और गांधी इरविन के बीच में एक समझौता हुआ। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त करी। तो 3 सम्मेलन हुए थे, जिसमें जो ये दूसरा राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके अंदर गांधी जी ने और इस समझौते के तहत उन्होंने शामिल होने के लिए सहमति वो दे दी थी। और इससे पहले जो भी पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कांग्रेस थी वो पूरा इसका बहिष्कार है वो कर चुकी थी, यानी वो इसमें गए नहीं थे। इसके बदले सरकार राजनीतिक गतिविधियों को रिहा करने पर राजी होगी। जितने भी जब ये दूसरा गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, उसके बदले में क्या हुआ था, जितने भी राजनीतिक कैदी थे उनके कांग्रेस के, उनको इस मूवमेंट के माध्यम से उनको रिहा करने में राजी हो गई थी। तो दिसंबर 1931 में सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस बीच में आना पड़ा। तो जो बीच में उनकी जो कुछ शर्तें लगाई थी ब्रिटिश के द्वारा, कुछ ऐसी शर्तें लगाई गई थी, आप आंदोलन को वापस लोगे, आप आंदोलन करेंगे नहीं, तो इसी वजह से जो बीच में उनकी वार्तालाप थी बीच में ही टूट गई थी और वो वापस आ गए थे जो जब लंदन से गांधी जी। तो ये दूसरा राउंड टेबल जो सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुआ था वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक नहीं हुआ था। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने सिरे से दमन शुरू कर दिया है। जब ये वापस आ गए तो तब उन्होंने देखा कि इस आंदोलन के माध्यम से सरकार फिर उस दमन का रास्ता वो अपना रही है। गफ्फार खां और अब्दुल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसी के संदर्भ में क्या किया गया था कि अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे और जो पूरी पार्टी थी 1885 में बनी हुई कांग्रेस पार्टी थी, उसको गैर कानूनी ही घोषित कर दिया गया। यानी कि उसकी इस पार्टी के द्वारा जो भी गतिविधियां होगी वो गैर कानूनी होगी। कानून के निर्धारित उनका जो पालन है वो नहीं किया माना जाएगा। सभाओं, प्रदर्शन तथा बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। सभी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन द्वारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चलता रहा, लेकिन 1934 में आते आते उनकी गति मंद पड़ने लग गई थी। अब जैसे जैसे ये जब गांधी जी दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जब वापस आए तो उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने देखा कि ये तो मूवमेंट है वो मन पड़ रहा है, तो उन्होंने दोबारा इनको एक्टिवेट किया और सख्त से सख्त कदम उठाए जाने के लिए उन्होंने लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए एकजुट किया और उन्होंने दोबारा आंदोलन को शुरू कर दिया। लेकिन लगभग ये साल भर चला था और उसके बाद 1934 तक आते आते इसकी जो मूवमेंट थी वो इसकी जो अग्रेसिव थी वो कम हो गई थी। लोग इस मूवमेंट से हटने शुरू हो गए थे। तो उसी के तहत गांधी जी ने इसको आते आते वापस लेने का मन बना लिया था। वो किस तरीके से क्यों बनाया था वो अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। लेकिन जाने से पहले जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें और मेरे चैनल को स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब कर दें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।